हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। शुभो महालया। आप सभी को दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 9 से 13 अक्टूबर तक का था। बाजार में काफी सुगबुगाहट है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अपना पोर्टफोलियो कम कर देना चाहिए। इसका जवाब यही हो सकता है, क्योंकि आज का माहौल काफी अनिश्चितता का है। तो चलिए विश्लेषण करने की ट्राई करते हैं। एक और जहां रशिया और यूक्रेन का युद्ध करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है और काफी लंबा चल गया है, वहीं इजराइल और हमास, जो कि एक आतंकवादी संगठन के तौर पर जाना जाता है, इनकी लड़ाई भी अब तेज गति पकड़ती जा रही है। वैसे ही सीरिया और लेबनान जैसे छोटे देश भी इस युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं, यदि अगर ईरान भी खुलकर इस युद्ध में शामिल होता है तो ये युद्ध काफी बड़ा होने की संभावना है। क्योंकि यहां पर ऑलरेडी अमेरिका ने चेतावनी दी है कि कोई भी देश इस युद्ध के बीच में आया तो उसे सीधा अमेरिका पर आक्रमण करने का माना जाएगा। जैसे जैसे ज्यादा देश और ज्यादा लंबा समय ये युद्ध चलेगा, उतना ही घनघोर और भयानक होता जाएगा। अभी पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर ये कोई नहीं कह सकता कि ये युद्ध किस तरफ जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से जितनी जल्दी इसका निर्णय आने की उम्मीद होगी, उतना जल्दी मार्केट रिबाउंड करेगा। शेयर बाजार को अनिश्चितता का माहौल कभी भी पसंद नहीं आता है, चाहे वो युद्ध हो चाहे इलेक्शन। मार्केट में धारणा है कि ये सारा मामला कच्चे तेल के कीमतों पर असर डालने के लिए ही किया जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल करते हैं खाड़ी के अरब देश और रशिया, जिन्होंने अभी प्रोडक्शन कट बनाया रखा है। यदि किसी भी हिसाब से तेल के सप्लाई को बाधित होता है तो इसका भाव बढ़ना तय है। भारत को डायरेक्टली इस युद्ध से कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन कच्चे तेल के भाव अगर बढ़ते हैं तो भारत पर काफी असर पड़ सकता है। कुछ दिनों तक कच्चे तेल के भाव $90 के नीचे रहने के बाद फिर से $90 प्रति बैरल के ऊपर आ गए हैं। $90 के ऊपर अगर लंबे समय तक ये भाव अगर सस्टेन करते हैं तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए काफी बड़ी मशक्कत का काम हो सकता है। अमेरिका भी अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूसली ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते जा रहा है। कच्चे तेल के भाव बढ़ने से इन्हें भी महंगाई कंट्रोल करने में काफी दिक्कत होगी। अमेरिका का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सितंबर में 0.4% बढ़कर 3.7% पर आ गया है, जो कि गत महीने के समान है। एक्सपेक्टेशन थी 3.6% की। इसका मतलब है कि अमेरिका का इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। नवंबर में अब एक और हाइक आने की संभावना और ज्यादा प्रबल हो गई है। भारत के भी महंगाई के आंकड़े इसी हफ्ते में जारी हुए हैं। इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन सितंबर महीने का 3 महीनों के सबसे धीमी गति से बढ़ा है, यानी कि 5% से बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य रीजन खाद्य पदार्थों के भाव में कमी आना है, जो कि अगस्त में जहां 10% से ग्रो कर रहा था, वो सितंबर में अब 6.6% पर आ गया है। भारत का आईआईपी ग्रोथ भी 14 महीनों की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये दोनों ही आंकड़े शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए हैं, इसलिए अब इसका रिएक्शन बाजार सोमवार के सत्र में देगा। अब एफआईआईज की बात कर लेते हैं। एफआईआईज ने सितंबर महीने में सेलिंग फिगर रहा था 26,692 करोड़ का। अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में इन्होंने करीब 8,412 करोड़ की तगड़ी सेलिंग की थी।
अब गत सप्ताह में एफआईआई की सेलिंग थोड़ी कमी आई है, इन्होंने करीब 2200 करोड़ की सेलिंग की है। अब कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स इसी हफ्ते घोषित हुए हैं। कंपनी ने 9% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर के लिए 11,342 करोड़ रुपए दिखाया गया है। कंपनी ने अगले साल की अपनी ग्रोथ गाइडेंस को भी घटा दिया है, जहां ये 1 से 3.5% की लास्ट ईयर की ग्रोथ गाइडेंस थी, उसको घटाकर अब 1 से 2.5% कर दिया गया है। कंपनी ने 900% का डिविडेंड भी दिया है, यानी 9 रुपया प्रति शेयर। कंपनी ने 17,000 करोड़ का बायबैक भी अनाउंस किया है, जिसका भाव 4,150 रुपये के हिसाब से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किया है। टीसीएस के भाव रिजल्ट्स के बाद करीब 3% तक लुढ़क गए। टीसीएस के रिजल्ट्स, डिविडेंड और बायबैक सब बाजार के अनुरूप ही आया है, एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप ही है, लेकिन गाइडेंस में कमी होना बाजार को खल रहा है। इन्फोसिस ने भी रिजल्ट्स में 3% की ग्रोथ सितंबर क्वार्टर में दी है। इसी पीरियड में इसका नेट प्रॉफिट 6,212 करोड़ रुपए का आया है। कंपनी ने भी ग्रोथ की गाइडेंस में कमी कर दी है। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ गाइडेंस को 4 to 7% से घटाकर 1 से 3.5% कर दिया था। अब इसको फिर इस क्वार्टर में घटाकर 1 से 2.5% कर दिया गया है। कंपनी ने 18 रुपया डिविडेंड दिया है। बाजार को गाइडेंस में की कमी पसंद नहीं आ रही है और इन्फोसिस का शेयर 4.5% के घाटे के साथ बंद हुआ था। HCL टेक ने भी इसी हफ्ते रिजल्ट्स घोषित किए हैं, जिसमें कंपनी ने नेट प्रॉफिट 10% बढ़ाकर 3,832 करोड़ आया है। कंपनी ने भी ग्रोथ की गाइडेंस में कमी कर दी है। कंपनी ने 12 रुपया डिविडेंड दिया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर का रखा गया है। अब तक बड़ी टेक कंपनीज के रिजल्ट्स में हायरिंग स्लोडाउन की बात सामने आ रही है। एग्जिस्टिंग कंपनीज ने ऑलरेडी करीब 16,000 लोगों की छटनी कर दी है। इन्फोसिस ने भी बताया कि इस साल उनकी तरफ से कैंपस प्लेसमेंट को होल्ड पर ही रखा जाएगा। और स्पाइसजेट की कुछ न्यूज आ रही है। स्पाइसजेट के शेयरों में जोरदार 18% का उछाल आया, जब राकेश गंगवाल, जो कि इंडिगो के को फाउंडर भी हैं, उनके द्वारा स्पाइसजेट को खरीदने की बातचीत काफी एडवांस स्टेजेस में होने की खबर सामने आई। कंपनी अभी एनसीएलटी, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ केसेस लड़ रही है। अब अडानी ग्रुप के शेयर की बात चल रही है। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी शुक्रवार को कुछ दबाव देखा गया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी ने कोयले के इंपोर्ट इनवॉइस में दुगने प्राइस पर कोल की खरीद दिखाकर यहां के इलेक्ट्रिसिटी बायर्स को काफी नुकसान पहुंचाया है, ऐसी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में कुछ कमी देखी गई, जब आरबीआई ने उनके ऐप पर नए कस्टमर्स को ऐड करने पर पाबंदी लगा दी। टाटा मोटर्स अब अपने रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की सब्सिडरी जेएलआर ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हुए सेल्स में 97% का जंप दिया है। टाटा मोटर्स अपना 9.99% हिस्सा टाटा टेक्नोलॉजीज में एफपीओ के माध्यम से 1640 करोड़ में बेच रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड दोनों ही कंपनियां को नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद इंट्राडे में करीब 7% का उछाल शुक्रवार को देखने मिला। थोड़ा कुछ आईपीओ की बात कर लेते हैं। प्लाजा वायर्स का आईपीओ गुरुवार को स्टॉक मार्केट्स पर लिस्ट हुआ। 54 रुपीज के आईपीओ प्राइस के सामने 76 रुपीज में, यानी कि 41% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। शुक्रवार को भी ये स्टॉक 5% के अपर सर्किट पर बंद था, यानी 2 दिनों में 56% का उछाल देखने में मिला। वुमेन्स कार्ड का आईपीओ इस हफ्ते 16 से 18 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस 86 का रखा गया है। ये एनएसई के एमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। कंपेरेबल लिस्टेड पीयर नाइका लिमिटेड है। अब कुछ निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 97 पॉइंट्स बढ़कर 19,751 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 44,287 पर 72 पॉइंट्स घटकर बंद हुआ है।
वहीं सेंसेक्स भी 66,282 पर 287 पॉइंट्स बढ़ गया है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो 2.84%, निफ्टी एफएमसीजी 1.83%, निफ्टी एमएनसी 1.62%, निफ्टी मेटल 1.13% बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। वहीं घटने वाले इंडेक्स की बात करते हैं, जिसमें निफ्टी आईटी 1.65% घटा है, जो कि गत सप्ताह इतना ही बढ़ा था। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें आईटीआई लिमिटेड 41% की उड़ान के साथ बंद हुआ है। वहीं एमएमटीसी 26%, निप्पॉन लाइफ 17%, वेल्सपन कॉर्प, हिटाची एनर्जी, फिनिक्स मिल्स, विजया डायग्नोस्टिक्स, एनएमडीसी, वोडाफोन, जीएसएफसी, ये सभी शेयर 8 से 12% तक बढ़ गए हैं। वहीं घटने वाले शेयरों की बात करते हैं, जिसमें राजेश एक्सपोर्ट्स, त्रिवेणी टर्बाइन, स्टर्लिंग एंड विल्स, सीई इंफोसिस्टम, सुजलॉन एनर्जी, डीसीएम श्रीराम, फिनोलेक्स केबल्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईसीआईसीआई प्रू, अडानी पावर, ये सारे शेयर करीब 6 to 10% के घाटे के साथ बंद हुए हैं। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं, जो 16 से 20 अक्टूबर तक का है। शुक्रवार को बेहद ही ढीले संकेत थे। अमेरिकन मार्केट्स भी टूटकर बंद हुए थे। वहां के महंगाई के आंकड़े बाजार को पसंद नहीं आए थे और 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड एकदम से उछल गई थी। एशियन बाजार से भी नेगेटिव संकेत मिल रहे थे। गिफ्ट निफ्टी भी करीब 140 पॉइंट के नेगेटिव दिखा रहा था। बुल्स कंटिन्यूसली इस हफ्ते डोमिनेट कर रहे थे। उसमें सडनली 140 पॉइंट का झटका और इन्फोसिस के रिजल्ट से उसका एडीआर 6.5% नीचे था। टेंशन काफी था। शुक्रवार को 19,654 पर ओपन हुए और 19,633 का लो लगाने के बाद एकदम से सडनली बाजार ने यू टर्न लगा दिया। पहले 5 मिनट में इन्फोसिस में रिकवरी और फिर शुरू हुई रिकवरी एचसीएल टेक में भी, जिससे बाजार 19,805 का हाई लगाकर और क्लोजिंग में 19,751 पर सेटल हुआ। कह सकते हैं कि जिस तरीके से संकेत मिल रहे थे और जो न्यूज फ्लो डोमिनेट कर रहा था, उसके हिसाब से क्लोजिंग काफी ठीक हुई है। देखते हैं बाजार को वीकेंड में कोई अगर नेगेटिव न्यूज फ्लो इजराइल की ओर से या किसी अंतरराष्ट्रीय बाजार से नहीं आती है, तो ये क्लोजिंग ठीक ठाक समझी जाएगी। 20 दिनों की औसत के ऊपर क्लोज दिया है निफ्टी ने। वहीं बैंक निफ्टी 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स इस वीकेंड में आने वाले हैं, जिससे एक बड़ी मूवमेंट होने की आशंका है निफ्टी बैंक में। एचडीएफसी बैंक का काफी बड़ा हिस्सा है इस इंडेक्स में। टाटा मोटर्स में शुक्रवार के सेशन में एक ब्रेकआउट था, जहां पर स्टॉक 4.73% तक उछल गया था। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स में गाइडेंस भले ही घटा दी हो, लेकिन बाजार को इसके रिजल्ट्स अच्छे लगे। स्टॉक 2.72% ऊपर था। अब आगे क्या होगा? फिलहाल तो ये लग रहा है कि मार्केट का पेंच अब इस बार फंस गया है, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 19,845 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद नहीं हो पा रहा है। इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। सो एक प्रकार से ये सीलिंग बन गई है निफ्टी के लिए। अब नीचे देखा जाए तो 19,500, 19,600 पे पुट राइटर्स हावी है और पुट राइटिंग बढ़ रही है, तो इस लेवल के नीचे जाने में भी बाजार को दिक्कत होगी। अहम नतीजों से पहले बाजार में एक तरफा चाल तो बनेगी नहीं। बाजार में जितना मंदी करने वाले डर रहे हैं, उतना ही तेजी करने वाले भी डर रहे हैं। निफ्टी अभी 20 दोनों के औसत से ऊपर ट्रेड कर रही है। एक बार के लिए नीचे गया था, लेकिन फिर से वापसी कर ली है। अब बाजार का फोकस बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर चला जाएगा। अगले हफ्ते काफी सारे रिजल्ट्स आने हैं इस सेक्टर से। 15 अक्टूबर रविवार को एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने हैं। उसका इम्पैक्ट सोमवार को बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। निफ्टी ऑप्शंस में भी 19,700, 19,600 की पुट में काफी खुले सौदे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ 19,800, 19,900 के लेवल्स पर
कॉल्स में खुले सौदे काफी ज्यादा है। अभी ये एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। रेंज नैरो होगी, होती चली जाएगी, या फिर किसी एक तरफ की ट्रेड देखने को मिलेगी, ये तो समय ही बताएगा। बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स बाजार जरूर पहले देखेगा, फिर जो भी कंपनियों के रिजल्ट्स बेटर होंगे उसको मार्केट रिवॉर्ड भी देगा। बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, एचयूएल, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, नेस्ले, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब के नतीजे अगले हफ्ते में आने वाले हैं। रिजल्ट्स डोमिनेटेड मार्केट रहने वाली है और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी सबकी पैनी नजर रहने वाली है। फिलहाल मार्केट एक कंजेशन जोन में है, जिसका डायरेक्शन ये रिजल्ट सीजन के एंड तक पता चल जाएगा। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 16 से 20 तारीख, 16/10 से 20/10 के बीच में बाजार का हाल हकीकत क्या उभर के आ सकता है, या बाजार किस दिशा पे मूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमारा बाई तरफ निफ्टी वीकली, दाई तरफ निफ्टी डेली स्पॉट। तो वीकली निफ्टी जिस हिसाब से है, ये वीकली निफ्टी 1326 का मैं एक मूविंग एवरेज हमेशा ड्रॉ करता हूं। उसका जो सपोर्ट है उसको लेके एक पॉजिटिव क्लोजिंग आया है आफ्टर ए लॉन्ग लेग डोजी, वन टाइप्स ऑफ हैमर। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं जो कि एक ट्रेंड लाइन है, और डॉटेड लाइन अगर नेक्स्ट वीक में अप्रोच होता है तो इसका जो जगह है वो 20,100 के आसपास। तो 20,100 का राउंड नंबर पकड़ के दिमाग में रख के आप ±10 to 20 पॉइंट्स फिल्टर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन का काम कर सकता है। अब वीकली में जो हुआ है अभी तक, तो एक हायर बॉटम फॉर्मेशन होके रखा है। क्या ये हायर टॉप फॉर्मेशन होगा वो तो टाइम ही बताएगा। बट अगर कहीं 20,100 के ऊपर अगर बाजार चलता है तो हाई चांसेस है कि बाजार एक बार प्रीवियस जो टॉप उसको रिविजिट करे या उसको चैलेंज करके क्रॉस कर जाए। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग के लिए एक ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वो है 19,200 राउंड नंबर। कहीं अगर बाजार यहां से फिर से फिजल आउट होता है तो एक वैल्यूएशन जोन में ऑलरेडी हम लोग टेस्टेड होके फिर ऊपर की तरफ आया है। फिर अगर वीकली में 19,200 के आसपास आता है तो उसके लिए पहले आपको देखना चाहिए कि ये टूटता है कि नहीं टूटता है। ये मतलब 19,333, 19,333 राउंड नंबर। 19,300 अगर टूटता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है वो है 19,200, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये एक तो वैल्यूएशन जोन में है। 1326 का बीच वाला जोन होगा। कहीं अगर बाजार लोअर बॉटम बनाता है तो देखना यही चाहिए 19,200 टूट के नीचे जाता है, उसके पहले 19,300 भी टूटना पड़ेगा। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है नीचे में 19,300, 19,200, उसके बाद फिर 19,000। और ऊपर में अभी तक राउंड नंबर जिस हिसाब से 19,800 था उसी हिसाब से 19,900 और 20,000, 20,100, ये रेजिस्टेंस मेरे दिमाग में घूम रहा है ये सब जगह में। तो वीकली चार्ट इज कंसर्न, यहां पर ज्यादा और कुछ बोलने का है नहीं। जो इंटरेस्टिंग है वो डेली चार्ट के अंदर, क्योंकि 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन फ्राइडे गैप डाउन ओपन के बाद 13 डीएमए का जो वैल्यूएशन है उसको सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ है। दैट मींस अभी भी वो 13 डीएमए के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं। कहीं अगर ये ब्लैक बार का जो हाई है जो कि 19,843 विद द राउंड नंबर 19,850 के ऊपर चलता है, तो ये 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 दिन होने के बाद 4 दिन भी हो चुका है, इसके ऊपर अगर चलता है तो एक पॉजिटिव निशानी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव निशानी में फर्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस होगा 19,875, 880, 75-80 का जोन, क्योंकि ये एक गैप एरिया है। गैप ऑलवेज बिकम अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। हम लोग गैप के नीचे है, दैट्स व्हाई गैप बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी। नेक्स्ट तो और भी एक गैप है। फॉर द टाइम बिंग ट्रिगर होगा डेली चार्ट के हिसाब से अगर ऊपर चलता है। अगर ऊपर चलता है तो काफी 2-3 चीज और पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि यहां से अगर जो ट्रेंड रिज्यूम हुआ है वो देखा जाए तो ये ट्रेंड, इसका काउंटर ट्रेंड, फिर ट्रेंड, ये काउंटर ट्रेंड। तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में प्राइस ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये और ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन उसका पहले 19,850 के ऊपर ट्रेड होना पड़ेगा। और कहीं अगर 13 डीएमए के नीचे फिर से क्लोजिंग आ जाता है तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगा, फिर से आपको वही कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा।
निफ्टी स्पॉट के हिसाब से। तो ये था निफ्टी। आप चलिए बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अलग स्लाइड से हम लोग देखेंगे। तो ये निफ्टी के बाद अभी हम लोग बातचीत करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जिस जगह पे है वीकली और डेली के हिसाब से अगर बात करें, तो ये जो पिंक बॉर्डर करके रखा है ये मल्टीपल बॉटम एरिया है इन द वीकली चार्ट। और हम लोग अभी जो 1326 का बीच वाला जोन में खड़ा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग बैंक स्पॉट बैंक निफ्टी का चार्ट है। बिकॉज अगर यहाँ पर मल्टीपल एरिया तोड़ के बैंक निफ्टी बंद होता है, वो जो फिगर है 43,300 का आसपास, राउंड नंबर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बॉटम है अल्टीमेट बॉटम जो हुआ था 43,345, तो मैं इसी का लो लेके बात कर रहा हूँ। 43,300 के नीचे एनी टाइप ऑफ क्लोजिंग ये और नेगेटिव सेंस गैदर कर सकता है। और कहीं अगर रिबाउंड होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी वीक में ही है, रिबाउंड होने से बैंक निफ्टी को पहला जो पड़ाव है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथन दिखेगा वो है राउंड नंबर 45,000। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है बार बार यहीं पर घूमता रहेगा, हो सकता है कुछ टाइम बिताए। अब अगर डेली चार्ट देखा जाए तो डेली बैंक निफ्टी के अंदर सेम सिचुएशन है लाइक निफ्टी, बट यहां पर वीकनेस थोड़ा उल्टा है। उल्टा मतलब यहां पर लगातार दो क्लोजिंग तो हुआ है 13 डीएमए के ऊपर, बट इस बार फॉलिंग हुआ और वो 13 डीएमए के नीचे क्लोजिंग हुआ। तो ऑब्वियसली कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्लाइटली वीक निफ्टी की तुलना में। तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो है। आरएसआई के ऊपर भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में बैंक निफ्टी को अगर तेजी करना है, अगर बढ़ना है, तो ऑब्वियसली कॉन्जिक्यूटिव 3 क्लोजिंग ये 13 डीएमए के ऊपर रखना पड़ेगा। और अगर कहीं कंजिक्यूटिव और 2 दिन, सोमवार ये मंगलवार, अगर फिर से बैंक निफ्टी 13 डीएमए के नीचे क्लोजिंग होता है तो ये एक वीकनेस का सिनेरियो बन सकता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बॉटम जो है 43,300 काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा इन द कमिंग डेज फॉर बैंक निफ्टी। तो अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। इस जगह में खड़ा होकर बैंक निफ्टी सपोर्ट एरिया के आसपास तो है, क्या ये उभर के नया अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है या डाउन ट्रेंड की तरफ ही जाएगा, वो तो टाइम बताएगा। और आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, चार्ट स्टडी करते रहिए, क्योंकि किस दिशा में क्लोजिंग हो रहा है उसके बाद ही नेक्स्ट मूवमेंट समझ में आ सकता है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। सो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो तीनों स्टॉक ही जो स्टॉक ब्रेकआउट में हम लोग बात किया, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक में बहुत बार आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि ब्रेकआउट स्टॉक को कैसे हम लोग स्टडी करें। तो दिस इज अ कंप्लीट एडुकेटिव चैनल एंड एडुकेटिव यूट्यूब क्रिएट करता हूं मैं यहां से। तो आज जो तीनों स्टॉक मैं एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से लिया हूं, जो ब्रेकआउट भी हुआ है उसके हिसाब तो देखा जाए ऑरिकॉन एंटरप्राइज, प्रकाश पाइप, पीपीएल जिसको बोलते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा।
तीनों ही ब्रेकआउट में है, बट एज ए रैंडम प्रोसेस हम अगर छोटा प्राइस का स्टॉक ऑरिकॉन को ले लेते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्राइस एक्शन हुआ है। ये जोन का हाईएस्ट क्लोजिंग आया। वॉल्यूम अगर चेक कर जाए, चेक किया जाए तो देखा जाए कि ये जो वॉल्यूम का बार है, मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं यहां से, देखा जाए तो ये वॉल्यूम का बार आप लोग देख सकते हैं कि यहां से थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करके ऊपर गया था, यहां वॉल्यूम क्रिएट थोड़ा ऊपर गया था, ये वॉल्यूम काफी हद तक उससे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। यहाँ पर जो टॉप वॉल्यूम हुआ था उसका वॉल्यूम हुआ था वीकली में करीब 80,58,000। इस बार का वॉल्यूम हुआ 96 लाख। तो कुछ हद तक थोड़ा सा ज्यादा है। तो प्राइस और वॉल्यूम एक साथ एज पर द डाउ थ्योरी समझ में ही आता है आप लोग को। अब ये स्टॉक को अगर हम स्टडी करें तो यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ले तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है। 1326 का क्रॉसओवर हुआ है और उसके साथ ये जो प्राइस एक्शन हुआ है छोटा सा वीकली गैप भी रह गया। फॉर द टाइम बिंग ये गैप काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अभी क्लोजिंग आया है 3245 और ये गैप जो रह गया 2475 और 26, दैट मीन 25 बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। मूविंग एवरेज से काफी दूर हो चुका है। दैट मीन्स कहीं अगर रिट्रेस होता है तो नियर टू मूविंग एवरेज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। और जब भी ये प्राइस वॉल्यूम के साथ मोमेंटम होता है थोड़ा बहुत का प्राइस एक्शन होता है, 10 to 15%, 20%, वट एवर इट, वो मूवमेंट दिख रहा है, पहले भी हो चुका है। तो ये प्राइस एक्शन हमको ये बता रहा है कि ये स्टॉक के अंदर स्टडी करना चाहिए। अब इसका फॉलोअप मूवमेंट होगा कि नहीं होगा ये तो हर दिन जो प्राइस एक्शन होगा उसके ऊपर आप लोग को देखना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा कि 3430 प्रीवियस वीक का हाई है। अगर इसको क्रॉस करना है तो 3440, 3450 विथ फिल्टर इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि एक मोमेंटम क्रिएट करना चाह रहा है। वीकली एमएसीडी पॉजिटिव, आरएसआई पॉजिटिव, स्टोचैस्टिक्स पॉजिटिव। नाउ द डेली चार्ट इज कंसर्न, एक बार डेली चार्ट हम चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट में भी देखा जाए आफ्टर ए कंसोलिडेशन इसका बिग ब्रेकआउट हुआ, बट ऊपर से जो सेल ऑफ हुआ ये शैडो, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो कर सकता है। दैट मीन्स ये प्राइस एक्शन अगर यहां पर आए, ये प्रीवियस स्टॉप था, ये सपोर्ट का काम आए, और अगर मूविंग एवरेज यहां पर आ जाए तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक के ऊपर इसी हिसाब से मेरा स्टडी और मेरा नजर रहेगा। इसी हिसाब से ही जो भी स्टॉक आप लोग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट में स्टडी करते हैं, पहले तो एक सुझाव है, वो सुझाव के बाद आप लोग आपका दिमाग से ये स्टॉक का ऊपर बाकी जितना भी स्टडी है उसके ऊपर क्रॉस चेक करके फिर कोई सिद्धांत में आने का कोशिश कीजिए। ये भी दिखा जाए तो प्रकाश पाइप, ये भी इंटरेस्टिंग, हाईएस्ट क्लोजिंग देखा जाए, ऑन मोमेंटम बहुत अच्छा है। और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा इस जोन का हाईएस्ट क्लोजिंग। बार बार अगर यहां से पूरा देखा जाए प्राइस एक्शन, देखिए मूविंग एवरेज को बेस करके क्रॉस ओवर होने के बाद जब से क्रॉस डाउन हुआ वो प्राइस नीचे आया, फिर एक क्रॉस ओवर हुआ, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो नियर टू मूविंग एवरेज ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है ये स्टॉक बाउंस बैक का। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक हम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड को मोमेंटम देखेंगे क्या प्रोग्रेस होता है। मैं एक एज एग्जाम्पल लेके एक स्टडी किया ओरिकॉन में, अब देखना पड़ेगा बाकी जितना भी ब्रेकआउट स्टॉक है जो कि हम एक फीड देता है वो आप लोग घर पे जाके और घर पे बैठ के ये सब स्टडी कर सकता है। आप लोग का जितना भी स्टडीज है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो, मैं तो टेक्निकली आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये था 3 स्टॉक। अभी चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर है। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय, हैप्पी पूजा, थैंक यू।